हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स ऑफ द 9th अगस्त 2025। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं आज टोटल 4 टॉपिक्स। और ये 4 टॉपिक्स 8 और 9 अगस्त के न्यूज़पेपर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट थे, जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बायोचार। बायोचार क्या है, बायोचार का क्या पोटेंशियल है। जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर के लिहाजे से काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज डिकोडिंग चाइना, द लेसन फॉर अ वल्नरेबल इंडिया। चाइना को डिकोड करते हैं, एक वल्नरेबल इंडिया के लिए चाइना से क्या लेसन सीखने के लिए मिलता है हमें, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टॉपिक नंबर 3, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन इंडिया। इंडिया में कितने इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं और ह्यूमन कॉस्ट किस तरह से इंडिफरेंस है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाजे से। जीएस पेपर 3 के लिहाजे से काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड द फोर्थ टॉपिक, रिपोर्ट अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। तो ये ऑल 4 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू एनालाइज टुडे अलोंग विद द मॉडल आंसर जो हमने पहले क्वेश्चंस दिए थे उनका, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। जो भी नए वर्ड्स आप सीखते हो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप आज आपने क्या नए वर्ड सीखे हैं, क्या वोकेबलरी में आपके एडिशन हुआ। तो देखो, बायोचार एक ऐसा वर्ड है जो आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है कि बायोचार होता क्या है, और इसका जो एप्लीकेशन है वो मेंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। विद द इंडियन कार्बन मार्केट सेट टू बी लॉन्च्ड इन 2026। हमारा कार्बन मार्केट मतलब कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। कार्बन ट्रेडिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है, कि जो ट्रीज वगैरह हैं या जो फॉरेस्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिंक का काम करती हैं। इंडस्ट्रीज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का काम करती हैं। इससे रिलेटेड जो मार्केट होगा वो कार्बन मार्केट कहा जाएगा। उस संदर्भ में बायोचार जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तो बायोचार है क्या? बायोचार इज अ टाइप ऑफ चारकोल रिच इन कार्बन। चारकोल है जो कार्बन में काफी रिच है। ये प्रोड्यूस किया जाता है एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से एंड ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बायोचार जो है वो सीधे सीधे बनाया जाता है। ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आप समझते हो ना, जो आपके हाउस होल्ड में सॉलिड वेस्ट होता है उससे ये बायोचार बनता है। इट ऑफर्स अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू मैनेज वेस्ट एंड कैप्चर कार्बन। वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कार्बन को कैप्चर कैसे करना है, उसके लिए एक बहुत सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। However, the truly serve as a scalable pathway for negative emissions across sector, biochar require participation and support from multiple stakeholder। मल्टीपल स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिया, हर तरीके से इसको सपोर्ट चाहिए होगा तो जाके यहाँ काम हो पाएगा। बायोचार प्रोडक्शन, बायोचार इज मेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट लाइक वुड, हस्क और मन्योर। दीज मटेरियल आर हीटेड अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन टू प्रोड्यूस बायोचार। अब ये जो भी आपका हाउस होल्ड का वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसके अलावा जो भी एनिमल वेस्ट है, वुड है, हस्क है, इन सबको आप अगर हम ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन की कंडीशन में हीट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, बायोचार। और वो बहुत सारा कार्बन को अपने अंदर खींच भी सकता है। बायोचार का पोटेंशियल क्या है? इंडिया जनरेट्स ओवर 600 मिलियन टन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप राइस कल्टीवेट करते हो तो राइस निकालने के बाद वो पूरा डंठल जो नीचे बच जाता है वो भी क्या है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है। एंड 60 मिलियन टन्स ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट ईच ईयर विच इज बर्न्ड और डंप्ड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। उसको बर्न कर दिया जाता है ना, खेतों में, या डंप कर दिया जाता है जो भी आपका हाउस होल्ड वेस्ट है, जिससे पॉल्यूशन होता है। बाई कन्वर्टिंग जस्ट 30 to 50% ऑफ द वेस्ट इन बायोचार, इंडिया कुड प्रोड्यूस 15 to 26 मिलियन टन्स ऑफ बायोचार। हमारे पास 15 से 26 मिलियन टन्स ऑफ बायोचार आ सकता है। रिमूव 0.1 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन एनुअली। 0.1 गीगाटन्स, गीगाटन में बात हो रही है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है एनुअली हम कम कर पाएंगे। बायोचार कैन होल्ड कार्बन इन द सॉइल फॉर 100,000 ईयर्स। बायोचार जो है वो होल्ड करके रखे कार्बन को सॉइल्स के अंदर 100,000 ईयर्स तक, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक मेकिंग इट एन इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक। कार्बन सिंक की तरह काम करेगा, कार्बन वहां आके सिंक हो जाएगा। बायोचार का इंडिया में पोटेंशियल क्या है? देखो, ये है बायोचार, है ना। बायोचार प्रोडक्शन आल्सो प्रोवाइड विद द फॉलोइंग: सिन गैस। सिन गैस, ये भी डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सिन गैस क्या है। सिन गैस विच कैन जनरेट 8 to 13 टेरावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिप्लेसिंग अबाउट 0.5 0.7 मिलियन टन्स ऑफ कोल।
तो इतना कोयला का जरूरत नहीं पड़ेगा, बायोचार से ही सिन गैस बन जाएगा। अभी सिन गैस किससे बन रहा है? कोयला से बन रहा है। सिन मतलब सिंथेटिक गैस। सिंथेसिस गैस इज अ मिक्सचर प्राइमरली ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय गैसिफिकेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक बायोमास, कोल, नेचुरल गैस। इन सब से मिला के क्या बनता है? सिन गैस। बायो ऑयल विच कैन ऑफसेट 12 to 19 मिलियन टन्स ऑफ डीजल केरोसिन। डीजल केरोसिन का जगह ले सकता है। तो इससे हम जो भी इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा क्रूड ऑयल, वो उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो बायोचार से आप सिन गैस रिप्लेस कर रहे हो, बायोचार से आप क्रूड ऑयल को भी रिप्लेस कर रहे हो। बायोचार का एग्रीकल्चर में कहाँ यूज होगा? सॉयल में उसको मिलाया जा सकता है। सॉयल को अमेंड करने के लिए सॉयल में मिलाया जा सकता है। सॉयल का जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग प्रॉपर्टी है, वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी है, वो काफी बढ़ जाता है। सॉइल फर्टिलिटी, मॉइस्चर रिटेंशन, सेमी एरिड और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एरियाज में इसको मिलाया जा सकता है। कई बार देखा होगा बहुत जगह आप सॉइल पे राख डालते हैं। राख जो जला हुआ राख होता है ना बहुत सारी चीजों का, वो डालते हैं। वो क्या है? थोड़ा बायोचार जैसा ही है। कंप्लीट बायोचार तो उसको नहीं बोलोगे, बट बायोचार जैसा ही होता है। वो राख क्या करता है? एक तरह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एरिया में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। रिड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन बाई अप टू 50%। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो एमिशन है 50% कम कर देता है। कर्बिंग अ ग्रीन हाउस गैस 273 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। ग्रीन हाउस गैस जो भी है 273 टाइम्स CO2 से भी ज्यादा पोटेंट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसका एमिशन 50% कट कर देगा। कहाँ से? एग्रीकल्चर से, पेड़ पौधों से, जो पौधे निकलते हैं वहां से। क्रॉप प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देगा। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट को भी 10-20% कम कर देता है। तो बायोचार सॉइल के लिए यूज होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एनवायरनमेंट के रेमेडिएशन के लिए यूज होगा, एनिमल फीड के लिए एडिटिव्स का भी काम किया जाएगा, एनर्जी सोर्स, वेस्ट मैनेजमेंट। ये बायोचार के यूजेस हैं। डायरेक्टली आप अपने मेंस एग्जाम में इनको मेंशन कर सकते हो। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेटिंग 2 से 5% बायोचार इनटू कंक्रीट एलिवेट स्ट्रेंथ एंड थर्मल रेजिलियंस। कंक्रीट में मिलाने से कंक्रीट जो है और ज्यादा स्ट्रेंथी हो जाता है, थर्मल रेजिलियंस बढ़ जाता है। Sequestered approximately 115 kg of CO2 per cubic meter of concrete, enabling structures to function as carbon sink. Wastewater treatment. 1 kilogram of biochar can purify 200 से 500 liter of wastewater. 1 kg बायोचार का 1 किलोग्राम ऑफ बायोचार कैन प्यूरिफाई 200 से 500 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर। 200 से 500 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई कर देगा। Treating India's untreated wastewater would require annually 2.5 से 6.3 million tons of biochar annually. Carbon capture. Engineered biochar variant can absorb CO2 from industrial flue gas. Engineered biochar variant जो होगा वो CO2 को absorb करेगा, इंडस्ट्रियल फ्लू गैस से absorb करेगा। अब बायोचार क्या है? कार्बन कैप्चर कराएगा, रिड्यूस्ड N2O सॉइल एमिशन कराएगा, रिड्यूस्ड मीथेन सॉइल एमिशन कराएगा, कार्बन नेगेटिव एनर्जी जो है वहां से बायोचार से ये सारा चीज हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वाई बायोचार इज नॉट मोर वाइड स्प्रेड? जब इतना ही अच्छा है तो बहुत ज्यादा इसका यूज क्यों नहीं है? मार्केट एंड फाइनेंस गैप। एक्सक्लूडेड फ्रॉम मोस्ट कार्बन क्रेडिट स्कीम। कहाँ कार्बन क्रेडिट स्कीम्स में एक्सक्लूडेड है? कोई स्टैंडर्डाइज इसका फीड स्टॉक मार्केट नहीं है जहां से, फीड स्टॉक मतलब एक तरह से बैक चैनल मार्केट जहां से ये आता रहे। Inconsistent carbon accounting method erode investor trust. Weak carbon credit framework failed to reward biochar producers and user. बायोचार प्रोड्यूसर और यूजर को रिवार्ड नहीं किया जाता है। पॉलिसी और अवेयरनेस का भी बहुत ज्यादा डेफिसिट है। गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉलिसी बनाई नहीं बनाई है। स्टेक होल्डर पब्लिक में बहुत ज्यादा इसके लिए अवेयरनेस का डेफिसिट है। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की कमी है। स्ट्रेटजीज क्या होगा? पहला स्ट्रेटजी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना, फीड स्टॉक पे काम करना, पॉलिसी इंटीग्रेट करना गवर्नमेंट से कहला के कि बायोचार को कैसे हम इंटीग्रेट करें, कम्युनिटी लेवल डेवलपमेंट, सेटअप डिसेंट्रलाइज्ड बायोचार यूनिट्स इन विलेज टू जनरेट ओवर 5 लाख रूरल जॉब्स। मोर देन 5 लाख रूरल जॉब्स को जनरेट करना है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग टू लोकल एंटरप्रेन्योर। स्ट्रेटजी फॉर स्केलिंग ऑफ बायोचार यूज। बायोचार यूज को कैसे हम स्केल अप करेंगे? कार्बन मार्केट इंक्लूजन, रिकॉग्नाइजिंग बायोचार इन नेशनल कार्बन क्रेडिट सिस्टम, ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स एंड फार्मर्स बाया ट्रेडेबल क्रेडिट। ट्रेडेबल क्रेडिट से हम फार्मर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। अलाइनमेंट विद नेशनल मिशन, नेशनल मिशन के साथ, मिशन लाइफ के साथ। मिशन लाइफ आपको पता होगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके साथ स्वच्छ भारत के अभियान के साथ हम इसको अलाइन कर सकते हैं। तो बायोचार आपको जरूर याद रहेगा। बायोचार में अगर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी सपोर्ट हुआ, रॉबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, तो इसका फुल पोटेंशियल जो है वो अनलॉक हो सकता है। देखो दूसरा आर्टिकल जो है ये श्री शशि थरूर जो MP हैं
मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है और शशि थरूर को कौन नहीं जानता, उनका लिखा हुआ है डिकोडिंग चाइना द लेसन फॉर ए वल्नरेबल इंडिया। वल्नरेबल इंडिया के लिए चाइना क्या लेसन देता है, चाइना को डिकोड करने से हमें क्या लेसन मिलता है। Recent action by China, such as the withdrawal of engineers from India, are not isolated event but a deliberate geo-economic maneuver। एक deliberate geo-economic maneuver है, चाइना ने अपने इंजीनियर्स को इंडिया से विड्रॉ किया है। This strategy is driven by China's apprehension of rising India and its ambition to maintain a unipolar Asia। तो ये एक चाइना का एप्रीहेंशन है इंडिया को राइज करने का, कि इंडिया राइज कर रहा है तो चाइना को उससे डर है। और चाइना एक यूनिपोलर एशिया, एशिया को यूनिपोलर, एशिया में अकेले सबसे बड़ा पावर रहना चाहता है। रिसेंट एक्शन क्या है, विड्रॉल ऑफ इंजीनियरिंग टैलेंट, रिकॉर्ड ओवर 300 चाइनीज इंजीनियर्स फ्रॉम आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इंडिया में जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, फैसिलिटीज है, वहां पे जो भी चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे थे, एक ही बार चाइना ने सबको बुला लिया। देखो ये इंडिया चाइना जो हम रिलेशन की बात करते हैं, बहुत ही लेसर नोन फैक्ट से ये होता है जो हमें ध्यान देना चाहिए। एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिटिकल इनपुट्स, इम्पोज लिमिट्स ऑन रेयर अर्थ एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल एक्सपोर्ट्स इंडिया। हम बार बार रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। टाइटनिंग कंट्रोल ओवर एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, इसेंशियल रॉ मटेरियल पे भी कंट्रोल लगा दिया। इन्फोर्स इनफॉर्मल कर्व ऑन कैपिटल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट, कैपिटल इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पे इनफॉर्मली कर्व कर दिया, मतलब रोक लगा दिया, जिसमें हाई प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली मशीनरी, हेवी ड्यूटी बोरिंग मशीन एंड सोलर इक्विपमेंट, ये सब देखो जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, अब मैन्युफैक्चरिंग हब के कंपोनेंट्स भी इंडिया को ट्रांसफर नहीं कर रहा है और अपने इंजीनियर्स से उसको भी वापस बुला ली। चाइनाज जियो इकोनॉमिक मनूवर अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, ये सीधे सीधे इनका स्टेटमेंट है शशि थरूर का। मेटिकुलसली कैलिब्रेटेड स्ट्रेंथन स्ट्रैटेजिज्म डिजाइन टू अरेस्ट इंडियाज बर्जोनिंग मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस है उसको कैसे अरेस्ट करना है, रोकना है, उसके लिए चाइना का एक बहुत सावधानी पूर्वक, मेटिकुलसली मतलब बहुत छोटा छोटा प्लानिंग करके, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के कैलिब्रेट किया हुआ स्ट्रैटेजिज्म है। स्ट्रैटेजिज्म मतलब स्ट्रैटेजी है, जिससे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को डिसरप्ट कर दिया जाए, हमारा पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ग्रोथ को डिसरप्ट कर दिया जाए, सप्लाई चेन का वेपनाइजेशन, चाइना बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई कर देता है तो उनको रोक लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई चेन वेपनाइजेशन। प्राइस वॉरफेयर थ्रू ओवर कैपेसिटी, प्राइस वॉरफेयर, बहुत ज्यादा अगर चाइना में कोई प्रोडक्ट होगा तो बहुत लिमिटेड प्राइस में, कम प्राइस में इंडिया को बेच पाएगा, तो प्राइस वॉरफेयर भी करना। लेवरेजिंग इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन, चाइना स्टेट बैक्ड फॉर्म्स जैसे BYD स्टेट बैक फॉर्म्ड है, गवर्नमेंट बैक फॉर्म्ड है, फ्लड ग्लोबल मार्केट विद अल्ट्रा लो कॉस्ट ईवी, अल्ट्रा लो कॉस्ट ईवी चाइना फेंक पाता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडरकटिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर एंड स्टॉलिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ, जिससे हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं हो पाता है। कंपैरिजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया वर्सेस चाइना, इंडस्ट्रियल डोमिनेंस चाइना बिल्ट थ्रू डिकेड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, 80 से 1980 से चाइना एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी शिफ्ट में गया। 1980 जब वहां पे जेंग डियाओपिंग प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो 80 से अगर अभी आप देखोगे तो 50 साल 40 साल प्लस 45 ईयर्स हो चुका है। हैवी इन्वेस्टमेंट, मेटिकुलस, बहुत सावधानी पूर्वक छोटी छोटी चीजों का प्लानिंग, इंटीग्रेटेड लीडरशिप इन सेक्टर लाइक AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G इलेक्ट्रिक व्हीकल। इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया 2014 से स्टार्ट हुआ, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे, हम लोग ये इनका रिफॉर्म हुआ 1980 में, इंडिया का रिफॉर्म हुआ 1990 में, इनका रिफॉर्म हुआ 1980 में, और ये लोग मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म करके लेके आए। हम 1990 में आए तो भी सर्विस सेक्टर IT हब बन के रह गए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म बहुत ज्यादा नहीं हुआ। 2014 में हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया। सप्लाई चेन, चाइना के पास सेल्फ सफिशिएंसी है इंटायर ग्लोबल सप्लाई चेन का, रॉ मटेरियल, क्रिटिकल मिनरल, सोलर, हर चीज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक का इनके पास पूरा सप्लाई चेन है। इंश्योरिंग एंड टू एंड कंट्रोल है, एंड टू एंड, यहीं से कोई रॉ मटेरियल निकलता है, यहीं पे प्रोडक्ट जो होता है फिनिश हो जाता है, तब बेचते हैं उनके पास। एंड टू एंड कंट्रोल है, अनरिलायबिलिटी है हमारे पास। डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स सच एज सेमीकंडक्टर, सेंसर्स, प्रिसीजन मशीनरी, सब इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से, वियतनाम से, है ना, अलग अलग कंट्री से, तो हमारे पास आता है। ओवर कैपेसिटी, चाइना के पास कैपेसिटी ज्यादा है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, लेवरेजेस इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन टू ड्राइव ग्लोबल प्राइस डाउन यूजिंग एग्रेसिव प्राइसिंग टू स्टाइफल कंपटीशन। स्टाइफल मतलब कंपटीशन को दबा देना, है ना, रोक देना। एंड मेंटेन मार्केट शेयर, मार्केट शेयर को मेंटेन करना है। इंडिया के पास क्या है, लैक्स सिग्निफिकेंट ओवर कैपेसिटी, इंडिया के पास हमारा बहुत बड़ा ओवर कैपेसिटी नहीं है, हम अभी अंडर कैपेसिटी में है। चाइना के लो कॉस्ट स्केल को हम मैच नहीं कर पा रहे,
तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, चाइना एम्प्लॉयज मैन्युफैक्चरिंग प्रूव्स एज अ जियो इकोनॉमिक टूल टू डिफेंड इट्स एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल एंड इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिया यूजेस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एंड अदर पॉलिसीज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग थ्रू इट्स जियोपॉलिटिकल लेवरेज वाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज स्टिल नेसेंट। इंडिया क्या करता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बाकी पॉलिसी से हम अपना मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टिल नेसेंट स्टेज पे, मतलब बहुत छोटे स्टेज पे है, बहुत बच्चे वाले स्टेज पे है। कंपैरिजन इंफ्रास्ट्रक्चर का करो, वहां पे वर्ल्ड क्लास नेटवर्क ऑफ पोर्ट है, चाइना में रेलवेज है, रोड है, पावर ग्रिड है, जो कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को सपोर्ट करते हैं सीमलेसली। सीमलेसली मतलब बिना रुकावट के। हमारा क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉटलनेक्स है, गैप्स है ट्रांसपोर्ट में, रोड टूटे हुए हैं, है ना, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, ठीक है, कई बार डिलेज हो जाता है, लॉजिस्टिक्स, रिलायबल पावर सप्लाई नहीं है, जिससे हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी हैम्पर करता है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, स्ट्रीमलाइंड अप्रूवल है, वहां अप्रूवल बहुत इजी है, स्ट्रीमलाइंड है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट रहनी है, इलेक्शन और बाकी चीजों का इतना झमेला नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स काफी कम है, रैपिड एक्सपेंशन काफी फास्ट हो पाता है। हमारा गवर्नमेंट का प्रोसीजर्स काफी कॉम्प्लेक्स है, रेड टेपिज्म है, स्लो डिसीजन मेकिंग है। कॉम्प्लायंस कॉस्ट जो है, कॉम्प्लायंस मतलब जो भी गवर्नमेंट का रेगुलेटरी चीजें हैं उसको कॉम्प्लाई करने का, पूरा करने का जो कॉस्ट है, जीएसटी या बाकी सारे कॉस्ट बहुत ज्यादा है। India's strategic dilemma, even as India seeks to de-risk from China by forging closer tie with Western partner, it confronts setbacks such as US tariff hike on Indian export and continued exemption from China, despite its pro-Russia stance. This dichotomy underscores the imperative for genuine strategic autonomy, strengthening internal capacity rather than relying on external goodwill. तो इसमें external goodwill से की जगह internal capacity को और ज्यादा क्या करना होगा, strengthen करना होगा। What is the way forward? A multi-pronged response. In geopolitics, economics is just not policy, it's a weapon. हेनरी किसिंगर ने क्या बोला था, जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स सिर्फ पॉलिसी नहीं है, एक वेपन की तरह यूज हो सकता है। हेनरी किसिंगर है कौन? हु इज हेनरी किसिंगर? हेनरी किसिंगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं यूएस के, है ना। आई थिंक अभी तक वो जिंदा है, अभी तक उनका डेथ नहीं हुआ है। उनका एज 90 के राउंड हो रहा होगा, 90-95 के राउंड में उनका एज हो रहा होगा। और 1970s में वो यूएस के रह चुके हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, होम मिनिस्टर के बराबर पोस्ट आप समझ सकते हो। Bolster domestic manufacturing, amplifies initiative like PLI scheme to curtail import dependence on high value electronics and critical component। ये सारा कुछ हमें करना होगा। हमें इंडिया को डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन, हमारा सप्लाई चेन सिर्फ चाइना पे डिपेंड नहीं करके रख पाएंगे। हम अपने सोर्सेस को, अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना होगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यूएस के साथ भी हमने ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप करे हुए हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। बूस्ट डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, डोमेस्टिकली इंडिया में रईसी डिस्ट्रिक्ट जो है, रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पे लिथियम का बहुत ह्यूज रिजर्व मिला था, तो क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोर तो हो गया, बट उसको वहां से हार्नेस करने का, उसको रिफाइन करने का, उसको यूज लाइक बनाने का कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, उसको डेवलप करना होगा। सिर्फ हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन बना दिया है, बट मिशन के अंदर हमारा जो काम होना है वो काफी हद तक बचा हुआ है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी था, लॉन्च्ड बाय एंड लेड बाय यूएस। यूएस से अभी रिलेशन थोड़ा खराब चल रहा है, बट बाद में अच्छा हो जाएगा। बहुत टेंशन लेने की जरूरत यूएस के लिहाज से नहीं है, क्योंकि ट्रम्प थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। ट्रम्प के बाद से सिचुएशन विल बी इजियर। टू फैसिलिटेट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट टू हेल्प बिल्ड मोर सिक्योर, डाइवर्स एंड सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 2023 में। इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स में आपने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन देखा है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर्मली लॉन्च्ड द सप्लाई चेन रेजिलियंस initiative to build resilient supply chain in Indo-Pacific region as they seek to reduce dependence on China। तो ये सब सॉल्यूशंस हैं, डायरेक्टली आईआर में, इकोनॉमिक्स में, कहीं भी आप इनको मेंशन कर सकते हो। क्रिटिकल मिनरल के बारे में हम हजारों बात कर चुके हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस साल क्वेश्चन आया था। दीज मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर, स्पेस एप्लीकेशन, हर जगह इनका यूज होता है। क्रिटिकल मिनरल क्रिटिकल क्यों है? क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे कंट्रीज पे हमारा ओवर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, सप्लाई रिस्क बहुत ज्यादा है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने इस साल लॉन्च किया 2025 में, टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट फ्रेमवर्क टू सेल्फ रिलायंस इन द क्रिटिकल मिनरल। अब इसके अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन टास्क्ड
with conducting 1200 exploration project, 1200 from 2024-5 to 2030-31, increasing domestic critical mineral production, acquisition of critical mineral asset, recycling of critical mineral, trade of market for critical mineral, scientific research, human resource development, डेवलपिंग इफेक्टिव फंडिंग, फाइनेंसिंग एंड फिजिकल इंसेंटिव, ये सब कुछ क्रिटिकल मिनरल कंपोनेंट के अंदर आएगा. व्हाट इज द कंक्लूजन? चाइना's aggressive external policies are a direct result of its domestic problem. चाइना का जो एग्रेसिव एक्सटर्नल पॉलिसी है वो डायरेक्ट रिजल्ट है चाइना के खुद के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का. चाइना की पॉपुलेशन एज हो रही है, बूढ़ी हो रही है. चाइना का कैपेसिटी जो है, इकोनॉमिक कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी में चल रहा है. वहां पर सप्लाई जो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, डिमांड बहुत कम हो पा रहा है. दिस फोर्सेज इट टू रिलाई ऑन एक्सपोर्ट. अगर वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तो एक्सपोर्ट पे उसको रिलाई करना पड़ेगा, मेकिंग एनी कॉम्पिटिटर लाइक इंडिया एज अ परसीव्ड थ्रेट. एज हेनरी किसिंजर सेड. अब ये हेनरी किसिंजर के स्टेटमेंट आप कहां पे यूज कर सकते हो? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में. एम्पायर्स हैव नो इंटरेस्ट इन ऑपरेटिंग विद इन एन इंटरनेशनल सिस्टम, दे एस्पायर टू बी इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर चाइना को नहीं रहना है, चाइना खुद ही इंटरनेशनल सिस्टम बनना चाहता है. एम्पायर्स, बड़े पावर्स की बात हो रही है. दिस हाईलाइट्स द नीड फॉर इंडिया टू बिल्ड इट्स ओन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड वाइड रिलायंस ऑन फ्रजाइल अलायंस. हमें फ्रजाइल अलायंस पे, फ्रजाइल जैसे यूएस जो है अभी नौटंकी कर रहा है, इस बार का डोमेस्टिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा बूस्ट करके रखना चाहिए. थर्ड टॉपिक फॉर टुडे, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन इंडिया. इंडिया के अंदर क्या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहे हैं? ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इंडिफरेंस. इंडिफरेंस मतलब एपैथी. हम ह्यूमन कॉस्ट को जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ध्यान में नहीं रख रहे हैं, जब भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका क्या कॉस्ट हो रहा है. फ्रॉम केमिकल प्लांट एक्सप्लोजन इन तेलंगाना टू फायर क्रैकर यूनिट डिजास्टर इन तमिलनाडु, दीज इंसिडेंट अंडरस्कोर अ ग्रिम रियलिटी. ग्रिम मतलब दुख की वाला रियलिटी. इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन इंडिया इज स्टिल treated as a compliance hurdle rather than a fundamental right. compliance hurdle की तरह देखा जाता है कि अरे कौन इतना सेफ्टी फीचर्स इंप्लीमेंट करेगा इंडस्ट्रीज में. कोई फंडा लोगों को, जो आसपास लोग रहते हैं, जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके फंडामेंटल राइट, उनका आर्टिकल 21 की तरह नहीं देखा जाता है. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन इंडिया हैव रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ विद एटलीस्ट 6500 फैटलिटीज ओवर द रिसेंट पास्ट 5 ईयर. 5 ईयर में 6500 फैटलिटी, छोटे छोटे है ना, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट ब्लास्ट होते ही रहते हैं. दीज एक्सीडेंट्स आर सिम्टम ऑफ सिस्टमिक फेलियर. सिस्टमिक फेलियर्स के सिस्टम्स हैं नेग्लिजेंस बाय इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज. राइट फ्रॉम 1984 भोपाल गैस डिजास्टर टू रिसेंट एग्जांपल इंक्लूड एक्सीडेंट एट सिगाची इंडस्ट्रीज. सिगाची इंडस्ट्रीज पे एक्सीडेंट तेलंगाना एंड अ फायर क्रैकर यूनिट डिजास्टर तमिलनाडु. तो ये 1984 में जैसे भोपाल गैस डिजास्टर हुआ तो वो पूरे सिटी को काफी हद तक उसने अफेक्ट किया. तो क्या वहां से कुछ हम लोगों ने सीखा? नहीं सीख पाए. हमेशा ये फैटलिटीज आपको 6500 कम लग रही होंगी, बट ये क्या कम है, 2, 4, 10, 15 ऐसे करके एक्सीडेंट होते रहते हैं इंडिया के अंदर. की स्ट्रेटजीज एंड इम्पैक्ट. फैटलिटीज ओवर 200 फैटलिटीज इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इन पास्ट डिकेड. द एक्चुअल टॉल स्पेशली इन द इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर में और ज्यादा हो सकता है, जहां पे लोग एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर रहे हैं. फैटलिटीज रिजल्ट इन पर्सनल एंड फैमिली ट्रॉमा. बच्चे अनाथ हो जाते हैं और फ्रेंड एंड इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज्यादा हो जाता है. केमिकल एक्सीडेंट. 2022 सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टडी रिवील्ड ओवर 130 मेजर केमिकल एक्सीडेंट इन 30 मंथ पोस्ट 2020. 30 मंथ्स 2020 के बाद 30 मंथ्स मतलब 2.5 साल में 218 फैटलिटीज हुए हैं. 130 मेजर केमिकल एक्सीडेंट हुए. 130 केमिकल एक्सीडेंट. देखो अब ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट क्या है? एक तरह से एनजीओ की तरह काम करता है, एक तरह से ये सिविल सोसाइटी. अभी रिसेंटली एनजीओ, रोल ऑफ एनजीओ जहां आता है वहां भी ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो आप. मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट अकर्ड इन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस ऑफन ऑपरेटिंग अंडर द रडार ऑफ रेगुलेशंस. कॉमन कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, लैक ऑफ फायर सेफ्टी. Lack of fire safety. Many factories operate without a no objection certificate from the fire department. फायर डिपार्टमेंट से लोग ने एनओसी ही नहीं ले रखा है. फायर डिपार्टमेंट आएगा, चेक करके जाएगा कि क्या आप फायर सेफ्टी मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब इन केस ऑफ फायर आप ह्यूमन लाइफ को बचा पाएंगे, अदरवाइज नहीं. फायर सेफ्टी सिस्टम, अलार्म, एक्सटिंग्विशर्स आर इधर मिसिंग और माल फंक्शनिंग. या तो होते ही नहीं है या तो खराब होते हैं. वर्किंग कंडीशन अनसेफ होता है. हाई रिस्क जॉब में विदाउट प्रॉपर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और सेफ्टी सूट प्रोटोकॉल नहीं होता. हजार्ड आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी भी जॉब में किस तरह का रिस्क हो सकता है, दैट इज
हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, दैट इज अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड। डायरेक्टली आप लिखोगे, कहीं भी लिखोगे, आप एथिक्स के केस स्टडी में हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेंशन कर सकते हो, आप डिजास्टर मैनेजमेंट में हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेंशन कर सकते हो। Lack of training, especially for migrant and contract worker who may not understand safety sign or protocol. Common cause of industrial accident क्या है? Cultural mindset. Safety seen as an overhead instead of a core operational value. सेफ्टी को ओवरहेड, सब कुछ को ऊपर देखा जाता है, चलो ठीक है, एक्स्ट्रा माना जाता है। क्लास बायस, माइग्रेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए क्लास बायस रहता है, उनके लाइफ को अंडर वैल्यू किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट रहता है, फायर एग्जिट्स आर इधर लॉक, फायर एग्जिट बंद रहते हैं, ब्लॉक्ड रहते हैं, पुअरली डिजाइंड रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी वीक रहती है, ऑडिट्स प्रॉपर नहीं होते। ऑडिट्स का मतलब सिर्फ पैसे का ऑडिट नहीं होता, ऑडिट का मतलब सिर्फ फाइनेंस ऑडिट नहीं होता, ऑडिट हर चीज का होता है। सेफ्टी ऑडिट आर ऑफन इनएडिक्वेट एंड ओनली कंडक्टेड टू टिक द बॉक्स, है ना? हाँ चलो ठीक है, करप्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। रेयर कन्विक्शंस एंड नेग्लिजिबल पेनल्टीज फॉर सेफ्टी लैप्सेस। Policy and governance gaps in India. Under-resourced Industrial Safety Board. Industrial Safety Board lack adequate funding and resource to enforce safety regulation effectively. Weak whistleblower protection. Whistleblower जो अंदर की प्रॉब्लम्स को बाहर लेके आते हैं, उनका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है, उनका जॉब लॉस होता है, कई बार लाइफ लॉस भी हो जाता है। मिनिमल और एब्सेंट डिजिटल रिस्क रिपोर्टिंग। डिजिटली रिस्क रिपोर्टिंग का सिस्टम जो है या तो मिनिमल है या तो एब्सेंट है। लिमिटेड इंटीग्रेशन अमॉन्ग रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज का अपना कोऑर्डिनेशन बहुत कम है। देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर इंस्पेक्शन एजेंसीज, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, लीडिंग टू इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। Policy recommendation: stronger regulation and audits, strengthen the role of safety board and improve the auditing process to ensure through safety assessment, digitizing of risk reporting, implement digital platform to report risk and accident for transparency and quick action. Whistleblower protection, ensure protection for worker who raise concern about safety violation. Accountability for executives, introduce corporate manslaughter laws to hold senior management accountable for negligence. ये सारी चीजें हैं। कॉम्परेटिव एनालिसिस विद अदर कंट्रीज क्या है? ग्लोबल एग्जांपल्स: कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड जापान इंटीग्रेट्स सेफ्टी डीपली इनटू इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड कल्चर। जर्मनी और जापान में इंडस्ट्रियल सेफ्टी को पूरे उनके कल्चर में और इंडस्ट्रियल डिजाइन में ही डाल दिया जाता है। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, कोई सेफ्टी का कल्चर हमारा नहीं है, कोई ऑपरेशनल एक्सेलेंस के लिए हम नहीं जाते हैं कि ऑपरेशन में हमें एक्सेलेंस चाहिए। Need for corporate manslaughter laws. Countries like South Korea and Singapore have introduced corporate manslaughter laws holding senior executives criminally accountable for gross safety failure. अगर सेफ्टी फेलियर है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव क्रिमिनली अकाउंटेबल होंगे। इंडिया मस्ट कंसीडर सिमिलर लॉज टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर सीनियर मैनेजमेंट। इंडिया के पास भी ऐसा लॉ होना चाहिए कि हम सीनियर मैनेजमेंट को अकाउंटेबल ठहरा पाए। India specific legal and policy framework: Factories Act 1948 ensure workplace safety, health and work welfare of workers. Factories Act 1948 वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए आया था। मैंडेट्स फेंसिंग ऑफ डेंजरस मशीनरी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, है ना? डोंट टच, डोंट गो नियर, है ना? डेंजर, ऐसा सब लिखा रहता है, तो वो उसी के अंदर आता है। हेल्थ एंड वेलफेयर रिक्वायर पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर फैक्ट्रीज में, है ना? बहुत सारे 2019 के अप्रॉक्स में चार लेबर वेजेज आए, लेबर कोड्स आए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। पुराने 13 लेबर लॉ को कंसोलिडेट किया गया, सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। प्रोविजन क्या है? फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए वर्कर्स का, जिसमें उनको पता चले कि क्या क्या बीमारियां उनमें डेवलप हो रही हैं। इंडिया स्पेसिफिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क में और क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, हजार्डस प्रोसेस मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर से कैसे डील करना है, ये सारे एक्ट हैं। सारे एक्ट तो अभी आप याद कर भी नहीं पाओगे। एक्सप्लोजिव एक्ट है 1884, एक्सप्लोजिव से रिलेटेड। पेट्रोलियम एक्ट है 1934। तो ये अलग अलग सेफ्टी और लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज अ कॉल ऑफ टू एक्शन। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आर नॉट एक्ट्स ऑफ गॉड बट एक्ट ऑफ नेग्लेक्ट। एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ नेग्लेक्ट है। ये कितना अच्छा कंक्लूजन का स्टेटमेंट है, आप सोच भी नहीं सकते हो। इंडिया possesses the legal framework to ensure safe workplace, but without societal outrage. सोसाइटी आउटरेज नहीं करेगी, क्राई नहीं करेगी, चिल्लाएगी नहीं कि गलत हो रहा है, पॉलिटिकल विल नहीं होगा, कॉर्पोरेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, दीज फ्रेमवर्क्स पेपर पे ही रह जाएंगे। फॉर एवरी वर्कर हु रिस्क लाइफ एंड लिम्ब
जो वर्कर अपना लाइफ और लिम्ब गंवाता है, रिस्क पे डालता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मस्ट बी व्यूड नॉट एज अ फेवर बट एज अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल वर्कर्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी का भी आंसर लिख रहे हो तो भी आंसर लिख सकते हो, गवर्नेंस का आंसर लिख रहे हो तो भी आंसर लिख सकते हो, वल्नरेबल सेक्शंस का आंसर लिख रहे हो तो भी ये पॉइंट्स लिख सकते हो, इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो तब भी लिख सकते हो, एथिक्स का लिख रहे हो तब भी लिख सकते हो, ऐसे से रिलेटेड लिख रहे हो तब भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को, एक ही पॉइंट को, एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही नॉलेज को, एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डिफरेंट जगह कैसे यूज करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। रिपोर्ट अनलॉकिंग अ $200 billion अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। अनलॉकिंग अ $200 billion अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च्ड द रिपोर्ट ऑन अनलॉकिंग अ $200 billion अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। $200 billion अपॉर्चुनिटी, 200 बिलियन कम नहीं होता है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड। इंडिया में नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया। इंडिया एम्स टू अचीव 30% ईवी शेयर बाय 2030। इंडिया में जितने कार्स चलते हैं, जितनी गाड़ियां चलती हैं, जितने बसें चलते हैं, उसमें 30% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल का होना चाहिए, ऐसा हम एम करते हैं, ऐसा इंडिया एम करती है। ईवी सेल हमारे ग्री हुआ है 15,000 इन 2016 टू 2.08 मिलियन इन 2024, बट पेनिट्रेशन रिमेन्स एट 7.6% बिहाइंड ग्लोबल गोल्स। पेनिट्रेशन जो है लोगों के अंदर वो 7.6% ही है, ग्लोबल गोल से कम है। द रिपोर्ट एम्फेसाइजेज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पार्टनरशिप, अ फेज्ड अप्रोच। फेज मतलब धीरे धीरे उसको बड़ा करना है। स्केलिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन अर्बन एरियाज, स्मॉल फ्लीट्स मतलब छोटे छोटे व्हीकल, एंड इंप्रूविंग पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क्स। मेन चीज तो है चार्जिंग। अगर चार्जिंग इंप्रूव हो जाएगा तो आप स्कूटी ले सकते हो, कार ले सकते हो, कहीं भी उसको चार्ज कर सकते हो। डेटा फ्रॉम द रिपोर्ट, $200 billion ईवी मार्केट बाय 2025। India's EV market is poised to create a $200 billion opportunity through job creation, manufacturing and clean mobility. जॉब क्रिएशन भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, क्लीन मोबिलिटी भी होगा। पब्लिक चार्जिंग गैप्स, इंडिया हैड 25,000 पब्लिक ईवी चार्जर एज ऑफ अक्टूबर 2024। पब्लिक ईवी चार्जर का मतलब है कि जहां पे कोई भी जाके चार्ज कर सकता है ना, किसी ने अपने घर में लगवाया है उसकी बात नहीं हो रही है। The projected need is 2.9 million chargers। 2.9 25,000 से क्या ही होगा, जहां हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। 2.9 मिलियन मतलब 29 लाख चार्जर होने चाहिए 2035 तक, ईवी को एडॉप्शन गोल्स को अगर मीट करना है। बैटरी डिमांड एंड लोकलाइजेशन, India will require 250 plus gigawatt hour of annual battery demand by 2035 to meet its EV target. Carbon emission and energy benefit, the rapid adoption of EV can save 474 million ton of oil equivalent। इतना ऑयल इक्विवेलेंट को सेव कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 839 मिलियन टन से घटा सकता है। अभी अगर ईवी पेनिट्रेशन की बात करें, ईवी 7.6% ऑफ टोटल व्हीकल है, उसमें ई रिक्शा ही सबसे ज्यादा है और बसेज हैं, far below the target of 30%। segment wise performance, 3-wheeler India is global leader in e-rickshaw। ई-रिक्शा में हम ग्लोबल लीडर हैं। 2-व्हीलर्स में प्रोग्रेस मॉडरेट है, बट ओला की बाइकें जल जा रही हैं, स्कूटर, इसलिए लोग यूज कम कर रहे हैं। बसेस, सम स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैव अडॉप्टेड ई बसेस, फॉर एग्जांपल आसाम स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। कार एंड ट्रक्स पेनिट्रेशन इज वेरी लो, कार और ट्रक्स में पेनिट्रेशन वेरी लो है, खासकर ट्रक शायद ही आपने ईवी देखा होगा। एडॉप्शन हैम्पर्ड बाय कॉस्ट एंड रेंज। कॉस्ट एंड रेंज मतलब ट्रक्स को बहुत ज्यादा 2,000, 4,000, 5,000 किलोमीटर जाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए उसमें बैटरीज ऐसी होनी चाहिए कि आराम से वो 1,000-2,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर तो एक चार्ज में जा सके। ठीक है, कॉस्ट भी ज्यादा होता है, अपफ्रंट कॉस्ट भी ज्यादा होता है। ग्लोबल कंपैरिजन, चाइना लीड्स ग्लोबली इन ईवी सेगमेंट एक्सेप्ट 3-व्हीलर, उसमें हम लीड करते हैं। इंडिया लैग्स बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड स्केल। ईवी पेनिट्रेशन रेट ग्लोबल एंड इंडिया। ईवी पेनिट्रेशन रेट देखिए, ये इंडिया ईवी पेनिट्रेशन है, हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये वर्ल्ड का ईवी पेनिट्रेशन रेट है। आप इसको डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो, कंपैरिजन को। ऐसे चार्ट जब आप अपने एग्जाम में बनाते हो तो आप ज्यादा मार्क्स लेके आते हो। ग्लोबल एंड इंडिया सिनारियो, ग्लोबल ईवी सेल रोज फ्रॉम 9,18,000 to 18.78 million, contributing to an exponential increase in the total EV stock, reaching approximately 61 million vehicles in 2024. Sales of EV in India went up from 50,000 to 2.08 million, taking the total EV stock in the country to 5.54 million in 2024। टोटल ईवी स्टॉक जो है कंट्री में 5.45 मिलियन जो है वो हो गया। नीड फॉर ईवी अडॉप्शन इंडिया, इंडिया के अंदर ईवी अडॉप्शन का नीड क्या है? रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना। इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल। इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल को क्या करता है?
इंपोर्ट करता है। ईवी एडॉप्शन से हमारा 3.7 लाख करोड़ रुपया ऑयल इंपोर्ट, क्रूड ऑयल इंपोर्ट में बचेगा। क्लाइमेट एंड पॉल्यूशन कम होगा, जॉब क्रिएशन होगा, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होंगे। ये सारे पॉइंट्स तो आप बार बार सुनते ही हो। की रिकमेंडेशन क्या बोल रहा है नीति आयोग? डिफाइन नेशनल ईवी ट्रांजिशन। इस नेशनल ईवी ट्रांजिशन टारगेट हमें सेट करना होगा। फॉर एग्जांपल बसेस, 100% ई बस फ्लीट इन 5 सिटीज बाय 2027। ऐसे हम डिफाइन करेंगे अपना टारगेट, तो जाके हम काम कर पाएंगे। क्लियर टाइम बाउंड ईवी सेल्स मैंडेटेड फॉर डिफरेंट व्हीकल सेगमेंट। डिमांड साइड इंसेंटिव, डिमांड साइड में क्या है? व्हीकल परचेज पे सब्सिडी मिलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फी रिड्यूस करना चाहिए, जीएसटी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कम होना चाहिए। डिमांड साइड का और क्या मैंडेट है इन सब इंसेंटिव्स के अलावा? सर्टेन शेयर ऑफ द फ्लीट टू बी जीरो एमिशन व्हीकल, स्ट्रिंजेंट व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स, हायर रजिस्ट्रेशन फी फॉर आईसीई, हायर रजिस्ट्रेशन फी होना चाहिए आईसीई व्हीकल्स, जो अभी हम लोग पेट्रोल डीजल व्हीकल यूज कर रहे हैं उनके लिए। हायर टैक्सेशन ऑन आईसीई फ्यूल, हाई आईसीई फ्यूल्स कौन है? जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं पेट्रोल डीजल, उनके लिए उन पे हाई टैक्स हो। ये डिमांड जो है, ये डिमांड भी पूरा होना चाहिए डिमांड साइड से। ठीक है, डिमांड में ये सब चीजें भी होंगी तो जाके यहाँ ईवी में और एडॉप्शन बढ़ेगा। सप्लाई साइड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिले तो और प्रोडक्शन होगा। इंपोर्ट ड्यूटी घटे कंपोनेंट्स पे ईवी के, डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो इनहेंस हो। सप्लाई साइड मैंडेट्स में और क्या है? सर्टेन शेयर ऑफ द प्रोडक्शन टू बी जेडईवीज, सर्टेन शेयर जेडईवीज हो जाए। सेटिंग स्ट्रिंजेंट एमिशन स्टैंडर्ड फॉर ऑल व्हीकल। तो इसमें ईवीज का जो एक तरह से एमिशन स्टैंडर्ड होता है, ईवीज तो कुछ एमिट करती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एमिट करती नहीं है, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पे फायदा होगा। की रिकमेंडेशन, बैटरी एंड डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, बैटरी को और डेटा को स्टैंडर्डाइज किया जाए। बैटरी अगर स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, कार्स में कौन सी बैटरी है, तो कहीं पे कोई भी बैटरी लग जाएगी, कहीं पे कोई भी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बिल्ड अप बैटरी ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग रीसेल एंड रिसाइकल। पूरा बैटरी जो ईवी में लगता है उसका एक पूरा सिस्टम बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिटी बेस्ड सैचुरेशन प्रोजेक्ट, चूज 5 पायलट सिटी फॉर फुल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैरा ट्रांजिट एंड लॉजिस्टिक। 5 ऐसा सिटी को चूज करके वहां पे ये इंप्लीमेंट करना चाहिए। ईवी रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। इंक्लूड ईवी रेडीनेस इन अर्बन प्लानिंग नॉर्म्स। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, है ना। लॉन्चेज मास अवेयरनेस प्रोग्राम टू एड्रेस रेंज एंजाइटी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब बस एक बार ईवी चार्ज छोड़ देगा तो फिर कैसे चार्ज करेंगे, रेंज एंजाइटी बहुत ज्यादा है। चार्जिंग मिथ्स हैं। टीसीओ टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को भी समझना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ये होता है कि आप ओवरऑल पूरे लाइफ टाइम ऑफ द व्हीकल में कितना पैसा व्हीकल में लगाओगे। सिर्फ इस चीज को मत समझो कि हाँ आप खरीदते समय 4 लाख 5 लाख ज्यादा देना पड़ता है। इस चीज को भी समझो कि आपका पेट्रोल डीजल और सर्विसिंग का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जा रहा है। की रिकमेंडेशन फ्रॉम द रिपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल रिकमेंडेशन क्या है? डेडिकेटेड इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनना चाहिए। परिवहन सेवा का नाम आपने सुना होगा, है ना, जिसमें ये सब लोग कोऑर्डिनेट करें। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, सॉरी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब स्टेट गवर्नमेंट सब एक दूसरे से कोऑपरेट करें। वाहन पोर्टल को, डेटा सिस्टम को और ज्यादा अपग्रेड किया जाए, क्लासिफाई किया जाए। चैलेंजेस क्या आइडेंटिफाई किया नीति आयोग ने? फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज, हाई अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अपफ्रंट इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, खासकर बसेज एंड ट्रक्स का, इसलिए ट्रक्स में अडॉप्शन कम है, बसेस तो गवर्नमेंट लेके आ रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, चार्जिंग का बहुत दिक्कत है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, ट्रस्ट में भी बहुत कमी है। रेगुलेटरी एंड डेटा इश्यूज, वाहन पोर्टल फेल टू करेक्टली क्लासिफाई ऑल ईवी कैटेगरीज। नो यूनिक बैटरी आईडी, दिस हिंडर रीसेल, सेकंड हैंड मार्केट एंड रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बैटरी आईडीज को कोई यूनिक वैसा नहीं दिया गया है। व्हाट आर द पॉलिसी मेजर्स सो फार? बहुत पहले फेम स्कीम चलाया गया। फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स 1, फेम 2 आया, है ना। जीएसटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 28% से घटा के 5% रखा गया। इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन जो इंटरनली उसमें कुछ कंबशन होता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल वगैरह, उनके लिए 28% है। रजिस्ट्रेशन फी कम किया गया। सप्लाई साइड पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्टार्ट की गई। स्टेट ने, आसाम ने, दिल्ली ने, तमिलनाडु ने अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव ईवी पॉलिसीज बनाई, जिससे कि ईवी के अडॉप्शन जो है बढ़ चुके। मिशन ईवी @30 को एक तरह से लॉन्च किया जाना चाहिए। कोडिफाई द मिशन अंडर द कैबिनेट विद क्रॉस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, हर मिनिस्ट्री का यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो। बैटरी लोकलाइजेशन, सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स, लोकलाइजिंग बैटरी सेल प्रोडक्शन एंड सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल will ensure long term cost efficiency.
यूनिफाइड ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो, पूल्ड फंडिंग हो, यूनिफाइड फंड कैन फाइनेंस एसेंशियल्स लाइक ईवी व्हीकल, जस्ट ट्रांजिशन हो, रीट्रेनिंग आईसी सेक्टर वर्कर, आईसी सेक्टर के वर्कर्स को, इंटरनल कंबशन इंजन वाले सेक्टर के जो वर्कर हैं उनको वापस रीट्रेन करके ईवी के लिए इंपॉर्टेंट बनाया जाए। 2030 बहुत तेज आ रहा है, तो हमारा ईवी को जो 30% टारगेट है उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ ईवी पे ही है, ईवी कैसे डीकार्बनाइजेशन वगैरह के लिए, है ना, पोज न्यू इन्वायरमेंटल चैलेंज ड्यू टू बैटरी वेस्ट से रिलेटेड है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट डीसीए में किया था, उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इन मैनेजिंग बैटरी वेस्ट सस्टेनेबली इन लाइट ऑफ द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो ये सब आप पूरा आंसर यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, सारे पॉइंट्स आप समझ सकते हो। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आपके रिक्वायर्ड वर्ल्ड लिमिट से ज्यादा के पॉइंट है, बट फिर भी आप इनको लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन फिलीपींस से रिलेटेड है, फिलीपींस के ऊपर अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप आंसर लिख सकते हो, फिलीपींस के ऊपर ये आप आंसर उसको समझ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द जियो इकोनॉमिक मनूवर्स एम्प्लॉयड बाई चाइना, चाइना के ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर, दूसरा हमारे कार्बन मार्केट के ऊपर, ठीक है, बायोचार के ऊपर, ठीक, थर्ड हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, फोर्थ हमारा लॉज एंड रेगुलेशन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के ऊपर। तो ये चारों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, आज का जो कंटेंट है उसको आप डायरेक्टली यूज करो, ये चारे क्वेश्चंस जो अगर आप मेंस दे रहे हो या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ऑल 4 क्वेश्चंस आप लिखिए और इसको दिखाइए। थैंक यू एंड जय हिंद।